एक बार जमीन दे दी और उसके बाद क्या मतलब HSVP और जो कमेटी बनाई हुई है, कभी उनकी मीटिंग होती है क्या? कभी लोग उनके पास जाते ही नहीं क्या? इतना महंगा इलाज है। आयुष्मान में आपके 900 करोड़ रुपए आउटस्टैंडिंग है। अस्पतालों में आयुष्मान पेशेंट को कोई एंटरटेन नहीं कर रहा, और इन अस्पतालों में कंसेशन रेट पे जाने के बजाय ये जो आपकी फिगर है यही दर्शा रही है कि किस तरीके से गरीबों को तो वहां जगह ही नहीं मिल रही, और सरकार जमीन देगी भी उसके बाद क्या कर रही है? देखिए, अभी तक 11 हॉस्पिटल्स को इस प्रकार की जमीन 2008 से लेकर अब तक अलॉट की गई है, जिसमें आर्टमीज है, एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है, मेदांता है, मेट्रो हार्ट और मेट्रो हार्ट इंस्टीट्यूट विद मल्टी स्पेशलिटी है, क्याऊआरजी मेडिकेयर लिमिटेड है, सर्वोदय है और सेंटर ऑफ अंशु हॉस्पिटल्स। इसमें डेट वाइज हमने बताया है कि किसको किस समय जमीन उपलब्ध कराई गई और उसकी स्ट्रक्चर बनकर तैयार होने के बाद किस समय वो चालू स्थिति में हुआ। अब जो जीरो आप बता रहे हैं उसमें एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ये 2 यूनिट है, 2 नंबर और 3 नंबर, एक ही यूनिट है। एक यूनिट में तो एक पेशेंट दिखाया गया है, परंतु दूसरी यूनिट में 481 पेशेंट दिखाए गए हैं और उनको 52,86,405 रुपए का ट्रीटमेंट उन लोगों ने किया। इसी प्रकार से मेदांता में है, इसमें यदि टोटल किया जाए तो 3,89,04,431 रुपए का उन्होंने इसमें इलाज किया। टोटल 5 करोड़ का इलाज अब तक का उन लोगों ने अपनी जेल में अभी तक दिया। मैं आपकी अभी शंका दूर कर रहा हूं मॉनिटरिंग, परंतु तीन हॉस्पिटल ऐसे हैं जिनका रिकॉर्ड मेंटेन नहीं हो रहा। उनको हमारा डिपार्टमेंट पुलिस करने के लिए नोटिस और सारी प्रकार की कार्रवाई कर रहे हैं, और मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं सरकार की तरफ से कि मॉनिटरिंग कमेटी की मीटिंग और उसकी विजिलेंस स्पीडली कराने का काम करेंगे। ठीक, विकास सारण जी, मंत्री जी। जी श्रीमान जी, हमारे साथी विधायक ने कलायत विधानसभा के लिए और एक नशा के विरोध में सरकार की इच्छा शक्ति के ऊपर बात की है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा और हमारी सरकार जब से हरियाणा प्रदेश में बनी है, इस सारी का विस्तार से भाई विकास जी ने 2023, 24 और 25 के दौरान कलायत विधानसभा क्षेत्र में एनडीपीसी अधिनियम के तहत दर्ज किए गए मामलों की वर्षवार संख्या मांगी है। क्रमशः 15, 14 और 16 है। उक्त क्षेत्र के मादक पदार्थों की तस्करी के संबंध में सरकार द्वारा कुल गिरफ्तारियों की संख्या 85 है, और इसी प्रकार से उस क्षेत्र के अंदर HSNCB और स्थानीय पुलिस द्वारा जो प्रकार की कार्रवाई की गई है सभी हमने आपके जवाब में पटल पर रख दिया है। सर, मैं इस जवाब से सहमत नहीं हूं, क्योंकि जो नशा है वो लगातार बिक रहा है, और सरकार ने इसमें कहीं ये नहीं बताया कि हमने जो प्रिवेंटिव स्टेप्स लिए हैं, जो करेक्शन लानी है हमें, कि जो हमारे वो हैं जो हमारे एडिक्ट्स हैं उनके लिए कोई बड़ा हमने कोई वेलनेस सेंटर बनाया हो, कोई रिहेबिलिटेशन सेंटर बनाया हो, वो कोई कलायत इलाके में नहीं है। क्योंकि जो सप्लाई चेन है उसे तोड़ना जरूरी है। जो अरेस्ट हो रहे हैं छोटे लोगों के हो रहे हैं, जो मेन कल्प्रेट्स हैं वो अभी भी नेट से बाहर है, तो सरकार उसके लिए क्या कर रही है? जी मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष जी, HSNCB और स्थानीय पुलिस के द्वारा कलायत विधानसभा क्षेत्र में जो मादक पदार्थों की आपूर्ति श्रृंखला को हर स्तर पर तोड़ने हेतु सभी संभावित उपाय किए जा रहे हैं, चाहे अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई हो और आजकल अपराधियों के विरुद्ध कदम हो, जागरूकता कार्यक्रम हो और नशा पीड़ितों का रिहैबिलिटेशन हो। उन सभी मामलों में हमने जो मूल आपूर्तिकर्ता और वितरक हैं उनकी पहचान करने के साथ साथ उनके बैंक खातों को भी फ्रीज करने की हमारी सरकार ने जो योजना बनाई थी उस पर भी हमने काम किया है। और जो लोग सप्लायर के साथ साथ किसी प्रकार की कोई मदद करता है
उन साजिशकर्ताओं को भी हमने गिरफ्तार करने का हमेशा काम किया है और इस कार्य में संलिप्त लोगों की संपत्ति को कुर्क करने का भी हमारी सरकार ने काम किया है। और कलायत क्षेत्र के अंदर इस प्रकार के नारकोटिक्स गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए हमने ट्रेन नारकोटिक्स स्नीफर डॉग्स की टीम का भी कलायत क्षेत्र में हमारी पुलिस उपयोग कर रही है। संदिग्ध स्थानों पर जो मादक पदार्थों की सप्लाई या उसका यूटिलाइजेशन होता है उसकी भी हमने बार बार निगरानी हमारे सरकार के द्वारा की जा रही है। और भाई ने बात की है क्योंकि कलायत बिल्कुल बॉर्डर का हमारा क्षेत्र है, अंतर्जातीय और सीमावर्ती अपराध भी है इसमें, और संदिग्ध व्यक्ति और वाहनों की जांच के लिए भी हमने अंतर्राज्यीय मार्गों पर नाके भी लगाए हमारी सरकार के द्वारा जा रहे हैं। और इसी प्रकार से आपने जो डिटेल मांगी है, कैथल जिला के अंदर हमने 2 ड्रग डी एडिक्शन सेंटर जो 25 बेड के हैं और प्राइवेट 10 डी एडिक्शन सेंटर को हमने लाइसेंस दिया है और 25 डी एडिक्शन सेंटर में गवर्नमेंट बेड कैपेसिटी टोटल मिला के 620 और 95 डी एडिक्शन सेंटर को प्राइवेट में 1083, ये टोटल 120 का हमने इनको बता रहे हैं हम। और मैं आपको एक और बताना चाहता हूं कि अभी तक 85 लोगों को हमारी पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है और उनको सजा तक लेकर जाने का भी हमने काम किया है। और इस सदन के माध्यम से मैं सरकार का रुख मैंने साथी को बताना चाहता हूं, किसी भी नशा तस्कर, नशा सप्लाई करने वाला या बेचने वाले के प्रति किसी प्रकार की हमारी सरकार के अंदर कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। और यदि आप भी किसी प्रकार की, आप उस क्षेत्र के प्रतिनिधि हो, आप इसमें पुलिस का और हमारा कोई आपके पास जानकारी हो, सहयोग देंगे, उसको तुरंत रिजल्ट के साथ आपको बताने का, हम रिप्लाई देने का काम भी करेंगे। श्री अनिल यादव। क्वेश्चन नंबर 3। जी मंत्री जी। हाँ श्रीमान जी, इस मामले को देखने और समस्या का संभावित समाधान ढूंढने के लिए एडीसी कम सीईओ की जिला परिषद रेवाड़ी की अध्यक्षता में एक अंतर्विभागीय विभागीय समिति बनाई गई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो जल भराव की समस्या के लिए इन्होंने एक कमेटी बनाई है। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा, जो कमेटी बनाई है और ये जो हमारे कोसली और भाकली में जो जल भराव की समस्या है, इसका जल्द से जल्द उपाय किया जाए। धन्यवाद। श्री अध्यक्ष जी, भाकली जो गांव था, ठीक है, वो सेटिस्फाइड है आपके जवाब से, वो कह रहे हैं थोड़ा जल्दी कर देंगे। चलो ठीक है जी। श्री घनश्याम सराफ। जी मंत्री जी। स्पीकर सर, माननीय विधायक जानना चाह रहे हैं कि नहरी जल की आपूर्ति को लेकर भिवानी में क्या उसके शेड्यूल्स जो है, रोटेशनल प्रोग्राम्स, कम वितरण हो रहा है पानी का, तो इसका जवाब क पे है नहीं स्पीकर सर। भिवानी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के नहरों में पानी की आपूर्ति नहरी पानी की अवेलेबिलिटी के आधार पर सरकार द्वारा अप्रूव्ड रोटेशनल प्रोग्राम्स के अनुसार की जा रही है। और ख नो सर। ऐसा है जी बहन जी, भिवानी में 7 दिन 8 दिन का पानी होना चाहिए और वो पानी आ रहा है 4 दिन। तो इस पर थोड़ी निगाह डालो आप। काम तो आप कर दोगे, मेरे को पता है। जो जहाँ पे वंचित क्षेत्र हैं उनके लिए भी आप पानी की व्यवस्था करवाएं। थैंक यू जी। ठीक पे जो आप थोड़ा सा मेरे को क्लैरिफिकेशन देने दीजिए सर। ये 2 टाइम ग्रुप्स बनते हैं सर, नॉन मॉनसून के पीरियड में और मॉनसून के पीरियड में। और अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, क्योंकि ऊपर पानी कम होता है तो उस तरीके से जमीन पे डिसीजंस कभी कभी लेने पड़ते हैं। जैसे 8 दिन जब पानी चलता है तो पीओ प्रोग्राम नीचे बन जाते हैं कि 4 दिन एक लगातार एक तरफ चलता है एक ही असेंबली में, ताकि क्योंकि पानी का फ्लो इस तरीके से होता है, अगर वो कम पानी चलाया जाए तो वो आखिरी टेल तक नहीं पहुंचेगा और दूसरी 4 दिन फिर दूसरी नहरों में चलती है। तो वैसे 8 दिन एक असेंबली में चलते हैं, लेकिन आगे से जैसे एमएलए साहब ने कहा है कि जरूर और भी इसको मैं मॉनिटर अपने आप देखूंगी। श्री निखिल मदान।
आपने तो पहले धन्यवाद कर दिया था, आपने तो पहले धन्यवाद कर दिया था, उन्होंने ही ज्यादा बताया। दिहाड़ी बनाया, लेकिन ये खटरा है लहदी, वहां से एक तो भिवानी सब ब्रांच जाती है, एक जाती है दादरी डिस्ट्रीब्यूटरी, तो इन दोनों में पानी ठीक ठाक आता है। कुछ एक गांव बाकी रह गए, वह आपकी नॉलेज में डाल दूंगा। ठीक। श्री निखिल मदान, क्वेश्चन नंबर 5। माननीय अध्यक्ष जी, जवाब है नहीं। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि हमारे सोनीपत सिंगू बॉर्डर से लेकर करनाल तक कोई भी ऐसा ट्रॉमा सेंटर ऑन द हाईवे नहीं है, और जिस तरीके आज आईएमटी खरखौदा और जो भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने नई घोषणा करी कि सबसे बड़ी होलसेल मार्केट हमारे सोनीपत में, फिर इतने सारी यूनिवर्सिटीज हमारे सोनीपत में, और सबसे बड़ी सब्जी मंडी घनौर में जो आ रही है, तो आने वाले समय में और आज के दिन ट्रैफिक जिस तरीके NH-44 पे बढ़ रहा है, तो मैं ये आपके माध्यम से संज्ञान में लाना चाहता हूं कि ऑन द हाईवे एक ट्रॉमा सेंटर जरूर होना चाहिए, ताकि कोई भी ऐसा एक्सीडेंट या कोई ऐसा हादसा होता है तो उसको सिटी के अंदर ना ले जाकर ऑन द हाईवे उसका ट्रीटमेंट करवाया जाए। मैं ये मांग भी रखता हूं, और मैं पूछना भी चाहता हूं कि कोई ऐसा अभी संज्ञान में या कोई फ्यूचर प्लानिंग में ट्रॉमा सेंटर ऑन द हाईवे है या नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं विधायक जी को बताना चाहूंगी कि सबसे पहले तो पिछले ही साल माननीय सीएम साहब ने एक 100 बेडेड अस्पताल और बढ़ाया है सोनीपत में, 200 से 300 बनने जा रहा है। आज के दिन सोनीपत में सभी फैसिलिटीज मिल रही हैं। सोनीपत सिविल अस्पताल में अल्ट्रासाउंड मशीन है, सीआर मशीन है, एनेस्थीसिया मशीन है, आईसीयू बेड्स ऑल्सो हैं, एक्सरे मशीनें हैं, और साथ साथ सभी स्पेशलिस्ट भी हैं, चेस्ट मेडिसिन, जनरल सर्जरी, ऑर्थोपेडिक, गायनेकोलॉजी, ऑप्थेमोलॉजी। और जहां तक नेशनल हाईवे 44 की बात है, तो नेशनल हाईवे 44 से 4 किलोमीटर दूर 50 बेडेड सब डिविजनल अस्पताल गनौर है, और 8 किलोमीटर दूर सोनीपत का डिस्ट्रिक्ट अस्पताल है। और आयुष्मान भारत पैनल, उनकी जो डिमांड है वो मैंने नाम बोल दी थी जी, जब आप श्री घनश्याम दास। क्वेश्चन नंबर 6। जी माननीय अध्यक्ष जी, जो माननीय विधायक जी ने अपने सवाल को 4 भागों में पूछा है, तो मैं पहले 3 भागों में हाँ कहूंगा, और जो माननीय विधायक जी की चिंता है वो जायज है, और पिछली जो 96 की जो नोटिफिकेशन हुआ था उसमें वो गलती रह गई थी, उस गलती को संज्ञान में आ गया है, उसे करेक्ट करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से भी उनसे भी डिस्कशन हो गया, और इसको जल्दी हम इस त्रुटि को दूर करेंगे और माननीय विधायक जी की जो बात है उसे पूरा करने का काम करेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से, क्योंकि मंत्री जी ने स्वयं स्वीकार किया कि एक त्रुटि या गलती रही हुई है, और उसकी वजह से जो कॉलोनी 1996 में अप्रूव हो गई थी, 2023 में जीआईएस पोर्टल ने उनको अनअप्रूव दिखा दिया है। अब ना वहां आईडी बन रही है, ना वहां रिपेयर के वर्क हो रहे हैं, ना नाली ठीक हो रही है, ना सीवरेज की व्यवस्था ठीक हो रही है। जब भी कोई बात लेकर निगम के अधिकारियों से बात करते हैं तो वो कह देते हैं कि ये अनअप्रूव्ड में है। जिन लोगों को हमने 96 से 23 तक अप्रूव्ड की सुविधा दे दी, 23 में उनको अनअप्रूव करना, इन्होंने स्वीकार किया कि त्रुटि है। मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से ये निवेदन और प्रार्थना है